नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। हमारे कोर्स का शीर्षक है पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज, अर्थात भारत में राजनीति समकालीन मुद्दे। इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विविध आयामों का विस्तार में चर्चा करेंगे। आज इसके जो सबसे पहले मॉड्यूल के अंतर्गत हम समझेंगे कि इस व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ और उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या रहे हैं। पहले मॉड्यूल का नाम है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बदलती प्रकृति। और आज हम इसका पहला व्याख्यान समझेंगे, जिसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हम विषय प्रवेश करेंगे। जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्भव और उसके विभिन्न जो लक्षण हैं उसकी व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने वाले विभिन्न फोर्सेस, बलों को पढ़ेंगे और उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रमुख लक्षण हैं उन लक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है व्यवस्था। कोई भी व्यवस्था जो है वो आपके वैक्यूम में डेवलप नहीं होती है, और पॉलिटिकल सिस्टम भी आपका जो है वैक्यूम में डेवलप नहीं होगा, वो सोशल सिस्टम का पार्ट होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंश होता है। प्राचीन भारत में हमारी सभा समिति जैसी संस्थाएं थी, जहां पर कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग की तरह वो काम करते थे, और वहां लोग आपस में विमर्श करके जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर निर्णय करके राजा को परामर्श दिया करते थे। मध्यकाल में भी इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस थी वो विद्यमान थी। आपकी चाहे सल्तनत पीरियड में हो या फिर मुगल काल में, राजा को परामर्श देने वाली एक छोटी सी मंत्री गोष्ठी होती थी, जिससे कि वो एक कोर कमेटी की तरह इंटरैक्ट कर सकते थे। फिर आपके ब्रिटेन के आगमन के बाद हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो ये मोनार्कियल, क्योंकि उनकी जो सिस्टम है मोनार्कियल सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो जो राजतंत्रीय और संसदीय व्यवस्था है वहां की, तो उसका प्रभाव भी हमारे देश पर पड़ने लगा। और अमेरिका से कहीं ना कहीं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो स्वरूप है उससे हम काफी प्रभावित हुए। और फंडामेंटल राइट्स का भी जो पूरा हमारा एक डिटेल पार्ट 3 में हम देख सकते हैं, उस पर जो है वो ब्रिटेन की साथ साथ हम कहीं ना कहीं जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसका हमें उसमें ज्यादा इंपैक्ट दिखता है। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1950 में आपका जो संविधान है वो लागू होता है, तो ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में भारत में कई सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो है बृहद परिवर्तन आया। कई सारी संस्थाओं को स्थापित किया गया ताकि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपना सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो सटीक रूप से कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि राजनीतिक एकता तो हमने प्राप्त कर ली और उसके बाद हम सामाजिक आर्थिक विकास के आगे बढ़ने लगे। तो सामाजिक आर्थिक विकास बाकी देशों में क्या होता है कि पहले लोग सामाजिक आर्थिक विकास को हासिल कर लेते हैं, फिर राजनीतिक रूप से एकीकृत संगठित होते हैं। पर हमारे देश में ये चीज एकदम इसके विपरीत रूप से हुई है। तो जो महत्वपूर्ण लक्षणों को भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार आत्मसात करने का प्रयास किया गया, उसमें सबसे पहले है आपका संघीय गणतंत्रीय संप्रभु राष्ट्र। और इसकी पूरी जो हमें एक तरह से प्रतिध्वनि हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है, जिसको कि पहले आपके स्वतंत्रता से पूर्व उद्देश्य प्रस्ताव में भी उन महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया था, फिर आगे जाकर विकसित होकर वो प्रस्तावना बनी। तो जो संघीय व्यवस्था को हमने क्यों चुना? क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, वहां शासन 2 स्तरों पर होती है, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार की और दूसरी राज्य सरकार। तो जहां हमारे यहाँ एक बहुल समाज है, बहुत संस्कृति, विविध भाषा, कल्चर,
अलग अलग क्या कहते हैं बैकग्राउंड के लोग जो है इसमें हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको एक साथ एकजुट रखने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम एक संघीय व्यवस्था निर्मित करें। तो संघ में क्या है, लोग अपनी ऑटोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करते हुए राज्य स्तर पर भी अपनी व्यवस्था को चला सकते हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकार जो है संगठित रूप से एकीकृत व्यवस्था निर्मित करती है। और इस पूरी जो व्यवस्था है उसमें शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है वो केंद्र और राज्य के बीच में आपके संविधान द्वारा किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। शक्ति का स्रोत संविधान है और इसीलिए अगर कोई समस्या भी उत्पन्न होती है किसी आपके क्षेत्राधिकार को लेके, तो उसके लिए जो है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका जो है ऐसी समस्याओं का समाधान करेगी जहां पर कि आपके क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं गणतंत्रीय व्यवस्था की। जब हम गणतंत्र कहते हैं तो इसका मतलब है गण यानी जनता का शासन व्यवस्था, और इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपके जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है और वो भी जनता का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को हम आगे के मॉड्यूल्स में बहुत डिटेल में समझेंगे। आज हम आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या क्या हम इसके अंतर्गत समझेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें संप्रभु राष्ट्र, संप्रभुता क्या होती है? सॉवरेनिटी, यानी आप इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन मेकिंग की पावर जो है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास होगी, उस व्यक्ति के पास होगी। अपने बाह्य और आंतरिक नीति निर्माण का कार्य जो है वो राष्ट्र स्वयं करेगा, तब वो संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया होती है इसका सामाजिक प्रक्रिया के साथ अंतःक्रिया होता है। इसीलिए भले हम एक परंपरागत व्यवस्था के साथ आधुनिक लक्षणों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये जो ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन में आपकी कास्ट, क्लास, कल्चर, जेंडर, रेशियल प्रैक्टिसेस, इन सब का जो है एक इम्पैक्ट जो है हमारे सिस्टम पर पड़ता है। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर जो आपका शक्तियों का वितरण करता है, ये सरकार के तीनों अंग इस पूरे व्यवस्था को जो है डिनोट करते हैं। एक आपकी लेजिस्लेचर हो गई, लेजिस्लेटिव में आपकी विधायी शक्तियां जो कि संसद में निहित है, एग्जीक्यूटिव आपकी कार्यपालिका शक्तियां, इस संविधान ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि इसमें राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होंगे और उनके साथ एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद में भी आपके कैबिनेट होंगे जो कोर मेंबर्स की भूमिका निभाएंगे और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन करेंगे। और जुडिशियरी में हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। एक पिरामिड स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर है, उसके नीचे बाकी स्तरों के न्यायालय आते हैं। तो जब हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार का यह स्वरूप है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके सेंट्रिक मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का हमारे ऊपर एक लंबा शासन रहा है, तो वो व्यवस्था हम ऑलरेडी उसके हैबिचुअल थे। तो यहाँ जो रूल का सिस्टम था यूके मॉडल में, आपकी जो शासन की व्यवस्था थी वो ऑथोरिटेटिव थी, एक शासन व्यवस्था उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पर वो पहले तो आपके गवर्नर जनरल्स के माध्यम से और उस जिस प्रकार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, तो वो हमारे यहाँ क्योंकि कॉलोनी थे तो कॉलोनियल माइंडसेट से ये वर्क हुआ। तो कहीं भी वो जो व्यवस्था थी जहां जनता के साथ सरकार का कोई संपर्क नहीं था और एक तरह से जो सरकार थी वो राजधानी में रहती थी, राजधानी कैपिटल की गवर्नमेंट थी और राजधानी में रहने वाली सरकार का गांव के लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं था। अब ये व्यवस्था जो है स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित हुई और अब सरकार को लगा कि हमें क्या करना होगा, हमें अपने रोल में चेंजेस लाने होंगे। हमारा रोल फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए, यानी हम लोगों को सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो जो है अपना भी विकास करे, समाज का भी विकास करे और अंततोगत्वा राष्ट्र का भी विकास करे। जो संघीय व्यवस्था है उसमें भी कई चरण आए। सबसे पहले सेंट्रलिस्ट कंट्रोल का रहा, केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था थी जहां पे केंद्र जो है मजबूती से अपना सिस्टम को रन करता है, क्योंकि कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर आया जहां पर केंद्र राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं और उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म में जो है आपके कोलिशन गवर्नमेंट का जो पीरियड शुरू होता है, तो आपके जो रीजनल पार्टीज है या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
और खासकर जो रीजनल मेजर पार्टीज है जो कि कोलिशन में गठबंधन की सरकार के भी एक मेंबर बने, तो वो लोग फिर बार्गेनिंग करने लगे। क्योंकि पहले तो क्लियर कट एक दल को बहुमत मिलता था, लेकिन 1989 के बाद से हम देखते हैं स्वरूप में परिवर्तन आया कि अब हमारे यहाँ जो आपके कोलिशन गवर्नमेंट्स है ये लगातार बन रहे हैं। तो इसमें फिर जो रीजनल पावर्स हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए और इस वजह से वो बार्गेनिंग करने लगे, यानी सौदेबाजी, कि अगर हम आपको सपोर्ट देते हैं तो इसके बदले में हमारे स्टेट को इकोनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सिस्टम फिर आगे डेवलप हुआ और उसके बाद आज का जो करंट ट्रेंड है, यहां हम देख सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रिटर्न हुआ है, लेकिन इसमें जो है आपके कोलिशन के साथ रिटर्न हुआ है। तो इसमें कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों चीज एक साथ काम कर रही है। सशक्त केंद्र सरकार पर हमने हमेशा बल दिया, क्योंकि हमारा जो वो पृष्ठभूमि था, पार्टीशन के बाद की सिचुएशन थी, आपके प्रिंसली स्टेटों को इंटीग्रेट करना था, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि केंद्र जो है सशक्त बने, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इस पर काम करता है। जब एक सरकार बहुत मजबूत होती है तो लोगों का उस सिस्टम पर विश्वास बना रहता है। भले हमारे संविधान में जो है सरकार की आलोचना हम कर सकते हैं, सरकार की आलोचना करने का अधिकार सामान्य जनता को दिया गया है, लेकिन सरकार का जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बना रहे, इसीलिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया। फिर जो यूनिटरी सिस्टम है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत की यह अर्ध संघीय व्यवस्था है, जिसमें शासन का स्वरूप जो है लगता तो है ये संघात्मक है, लेकिन इसका जो चरित्र है, इसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। इमरजेंसी के समय जो है ये एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। तो जो यूनिटरी, जो आपके एकात्मक का जो सिस्टम है, उसमें क्या है, कुछ हमारे फीचर्स जो है फेडरल में भी है और नेचर हमारा यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, दोनों चीजों का मिक्सअप है। और इसकी लीगेसी जो है, इसका ऐसा नहीं कि अचानक से 50s के बाद से हम देख रहे हैं। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी में भी हमने कहीं ना कहीं जो है संघीय स्वरूप का जो है एक बेस तैयार कर दिया था और उसी के आधार पर यह व्यवस्था आगे बढ़ती है। फिर आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट में भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की गई, यानी शक्ति का जो है, सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण हो। केवल एक केंद्र लेवल की गवर्नमेंट जो है टॉप डाउन अप्रोच से सारा काम नहीं कर सकती है, लोकल लेवल के लोगों को भी एम्पावर्ड करना होगा, रीजनल लेवल पर भी गवर्नमेंट फॉर्म होंगी जो कि अपने सिस्टम को रन कर सके। और इसी सिस्टम को फिर आगे जो है कंटिन्यू किया गया। सबसे बड़ी जो चुनौती उस समय थी हमारे सामने, देशी रियासतों को इंटीग्रेट करने का। तो 600 के लगभग जो हमारी देशी रियासतें थी, उनको संघीय व्यवस्था के साथ जोड़ना था। और ये जोड़ने के लिए क्या आवश्यक था हमारे लिए, कि उनको जो है एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिले, और इस मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया गया। अब अगर हम इसके उद्भव की बात करें, तो जो हमारे देश में एक केंद्रीकृत ब्यूरोक्रेसी वर्क करती है, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, इसका आधार भी जो है एक हायरार्की बेस्ड रहा है। यानी पहले से जो आपका सिस्टम चला आ रहा है, उसी सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन, हमारा जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, ये भी हमने ब्रिटेन मॉडल को ही कंटिन्यू किया है। तो हायरार्की बेस में क्या है, आपका पूरा पद सोपान बना है, कौन आपके बॉस होंगे, कौन सबऑर्डिनेट्स होंगे, और उस बेसिस पर ये स्ट्रक्चर जो है रन करता है। और पूरे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म इसको प्रोवाइड किया गया है, संस्थागत पूरी व्यवस्था है, यूनिटी ऑफ कमांड है, प्रॉपरली सबके बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो है वो एफिशिएंसी के साथ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सके। जो पॉलिटिकल वैल्यूज है देश में, भारत जो राजनीतिक मूल्य है, उसमें हमें ब्रिटेन का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीगेसी जो है वो कंटिन्यू होती है और उसका इंपैक्ट जो है सिस्टम पर पड़ता है। फिर अगर हम देखें तो भले अब आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी कुछ ना कुछ जो है हमारा सिस्टम वैसा ही रन कर रहा है, और इसीलिए भारत को माना जाता है कि ये एक प्राचीन सभ्यता है पर नवीन राष्ट्र है। और महाभारत का शांति पर्व का अगर हम समय देखें तो वो 3500 ईसा पूर्व में भी, उस समय भी जो है राजनीतिक व्यवस्था, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर विमर्श किया गया है। और अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद जो है, जो आपके गणतंत्रात्मक राष्ट्र की कल्पना आई, तो वो गणतंत्रात्मक राष्ट्र भी जो है कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज
को लेकर चलता है, यानी हमने अपनी जो धरोहर है, गुड प्रैक्टिसेस है, उसको कंटिन्यू किया, साथ में जो आधुनिक काल की जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप जो है कुछ चेंजेस किया है। तो अगर हम ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, क्योंकि अगर हम जानते ही हैं कि हमारा जो कार्यपालिका है, चाहे मंत्री हैं, ये बस सिग्नेटरी अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, पब्लिक में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी काम के लिए, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में जो पूरा काम है ये आपके सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह करते हैं। तो ये एक बहुत पिलर का काम करता है और पूरा वो सिस्टम कैसे स्ट्रांगली रन करे, इसीलिए जो ब्रिटेन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं हमने लीगेसी में कंटिन्यू किया, जिसके 4 आधार स्तंभ थे। सिविल सर्विसेज यानी आपके अधिकारी तंत्र, आर्मी, सेना को भी स्ट्रांग रखना उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि 1948 से ही हम इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, सीमा पार घुसपैठ की समस्या पाकिस्तान से झेल रहे थे, तो इसलिए सेना को मजबूत करना बहुत जरूरी था। इंटरनल पीस, इंटरनल स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक रूप से जो एक पूरा एक अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस जरूरी है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म को रन करेंगे। और जुडिशियरी अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, जहां भी संविधान को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको प्रॉपरली व्याख्या करने का काम जो है न्यायपालिका करेगी। अगर हम देखें तो संविधान में जिस प्रकार की ये तीनों अंग को डिवाइड किया गया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या जुडिशियरी, तो अगर सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करें तो सरकार के ये तीनों अंग विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये तीनों अंग जो है सरकार के प्रमुख उत्तरदायित्वों का भी एक तरह से रिफ्लेक्शन करता है। विधायी व्यवस्था के अंतर्गत आपके पास जो प्रेसिडेंट है उसको संसद का अभिन्न अंग माना गया है। प्रेसिडेंट के साथ ही पार्लियामेंट का कंसेप्ट है जुड़ा हुआ है, यानी पार्लियामेंट की जो पूरा हमारा लेजिस्लेचर, विधायी का जो है संसद, उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ ही राष्ट्रपति भी उसका एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह से, और लोकसभा जो है लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है अपर हाउस है, तो जिससे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि संघीय ढांचा है, और साथ ही जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि भी शासन करे, इसलिए लोकसभा जो है आपके लोअर हाउस में पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित किया गया। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसमें आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद में भी जो कोर ग्रुप है वो आपका कैबिनेट है। न्यायपालिका की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय एकदम टॉप लेवल पर है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है, उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है, और उसके नीचे भी आपके सेशन कोर्ट, पेटी सेशन कोर्ट, एकदम लोअर लेवल के कोर्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगर हम बात करें भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लक्षणों की, तो नेहरू जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हजारों साल पुरानी चीजें जो है वो हमारे कानों में धीरे धीरे गूंजती है, यानी हमें अपनी परंपरा को संजोए रखते हुए अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ानी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज की जटिलता है वो जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने में कुछ कुछ समस्याएं उत्पन्न करती है, लेकिन उन समस्याओं से जूझते हुए ही हमें अपनी व्यवस्था को आगे ले जाना है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन एट पार नहीं है। हर जगह जो है वो डेवलपमेंट का हम सेम लेवल नहीं देख सकते हैं। कई सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉडल्स की पर चर्चा की जाती है, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सबके अपने अपने आर्गुमेंट्स होते हैं। जैसे गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिकली साउंड है, तो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है सोशियो और कल्चरल एस्पेक्ट में जो है वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, एजुकेशनल सेक्टर में कर रहा है। तो सबके अलग अलग आर्गुमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो विकास है हर क्षेत्र में जो है बराबरी नहीं है। फिर जो आपका प्लूरल सोसाइटी है, बहुल समाज है, तो भारत को माना जाता है कि ये भाषाओं की प्रयोगशाला है। इंडिया इज अ लैबोरेटरी ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत है, विविधता है, बहुल भाषाओं वाली ये व्यवस्था में हम देखते हैं कि सभी भाषाओं जो है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रखने का पूरा प्रयास करती है। और 22 आपके जो 8th शेड्यूल में जो है 22 भाषाओं को रिकॉग्निशन भी दिया गया है। इसी प्रकार आपका जो संसदीय प्रजातंत्र है ये भी हमें ब्रिटेन से जो है हेरिटेज में प्राप्त हुआ है। एक लीगेसी चली आ रही है और विरासत को हमने कंटिन्यू किया, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, संसदीय प्रजातंत्र का जो सबसे खास बात है, कार्यपालिका जो है वो, यानी जो आप चुनी हुई सरकार है, कार्यपालिका जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के प्रति, यानी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, यानी चुनी हुई सरकार के निरंकुश होने के जो है उसके प्रावधान
नहीं है और उसको कैसे वो लोकप्रिय होकर काम कर सके और जनता के प्रति उनका समर्पण हो, इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ठीक है पॉपुलर गवर्नमेंट है, पर अगर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनको पद से हटाया जा सकता है। फिर सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को आधार माना गया कि सभी पंथों का, सभी धर्मों का जो है समान रूप से सम्मान किया जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद का जो समय था, कहीं ना कहीं हमने एक दलीय व्यवस्था से अपनी जर्नी शुरू की और इसी एक दलीय व्यवस्था को रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम नाम देते हैं। पर 1969 के बाद हम देखते हैं जैसे ही गठबंधन की सरकारें निर्मित होती है राज्य स्तर पर, तो ये एक दलीय वर्चस्व का समय जो है वो खत्म हो जाता है। और 1977 में जब केंद्र स्तर पर आपकी गठबंधन की सरकार बनती है, तब फिर से जो ये जो बहु दलीय व्यवस्था है, आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था और मजबूती से उभर कर आती है। और 1989 ऑनवर्ड्स तो हम देखें जब से कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा शुरू हुआ है, अब ये दल जो है, आपके विविध दल जो है, पूरी व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि उनका नियुक्ति जो है न्यायाधीशों की वाले आपके एग्जीक्यूटिव करते हैं और इम्पीचमेंट जो है वो आपका लेजिस्लेचर करता है। उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपकी विधायिका लगाएगी, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने की, उसको निष्पक्षता को बनाए रखने की पूरी जो व्यवस्था है वो संविधान में की गई है। फिर सार्वभौम बैस मताधिकार, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है क्योंकि मोरिस जोन इसके बारे में बताते हैं कि इट हैज कनेक्ट द डेमोक्रेसी विद द सोशल सिस्टम, कि इसने हमारी प्रजातंत्र को भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके साथ जोड़ने का काम किया है। क्योंकि अगर हम पाश्चात्य देशों में देखें तो वहां सामाजिक आर्थिक विकास हो गया और उसके बाद जाके राजनीतिक विकास हुआ। भारत में एकदम इसके विपरीत हुआ, यहाँ पे राजनीतिक विकास पहले हो गया और अब हम सामाजिक आर्थिक विकास की तरफ जो है उन्मुख हो रहे हैं। तो इसलिए नेहरू ने उस समय कहा भी था कि वी हैव टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 100 years विद इन अ डिकेड, कि हमें जो है 100 सालों का जो दूरी है उसको हमें एक दशक में जो है पूरा करना होगा। तो इसके लिए जो है सबको मिलकर श्रम करना होगा। फिर जो हमने व्यवस्था अडॉप्ट की वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी की, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको लेने का प्रयास किया। पूंजीवादी व्यवस्था, उसकी भी जरूरतें थी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, उसको भी रखना आवश्यक था। और क्योंकि आपके रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों के उचित वितरण के लिए समाजवाद के आधार पर समानता भी स्थापित करना जरूरी था। इसीलिए जो व्यवस्था अडॉप्ट की गई पीसी महालनोबिस मॉडल, उस पे सबसे अधिक बल जो है पब्लिक सेक्टर पर दिया गया, सार्वजनिक उपक्रम पर। और महारत्न, नवरत्न, ये सारे जो सिस्टम्स उभर कर आए कि गवर्नमेंट जो है क्लाइंट ओरिएंटेड होके, सिटीजन ओरिएंटेड होकर जो है सिटीजन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ये व्यवस्था जो है पब्लिक सेक्टर जो है एक कमांडिंग रोल प्ले करती है, इकोनॉमी के एक उच्च स्तर पर आपके सार्वजनिक उपक्रम काम करते हैं। और 1991 तक ये व्यवस्था बनी रही। फिर उसके बाद इकोनॉमी में परिवर्तन आया और हमारे यहाँ आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसी के साथ जो हमारा मिक्स मॉडल है उसमें चेंजेस आया। तो लिबरलाइजेशन के तहत नियमों में कुछ छूट दी गई, लाइसेंस, परमिट राज जो था उसमें समाप्ति आई कि एक फ्री कंपटीशन, ओपन मार्केट बनाया गया और आर्थिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। और कहीं ना कहीं भारत की जो व्यवस्था है उसको विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। अगला जो लक्षण है हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वो है जाति, पंथ और क्षेत्रवाद की भूमिका। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग इसका जो है एक लेटेस्ट रूप हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दल अपने प्रत्याशियों को उतारता है। पंथ के आधार पर लोगों को पोलराइज किया जाता है और क्षेत्रवाद जो है अलग अलग भाषागत राज्यों की मांग के रूप में उभर कर आता है। और संघीय व्यवस्था में क्या है कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड पूरी टेंडेंसी है और इसीलिए ये संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया क्योंकि उस समय 3 प्रमुख कारण थे इसके।
पहला तो हमारा संसदीय कारण था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रखेंगे तब जाके एक इंटीग्रिटी देश की बनी रहेगी, और संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया था। राजनीतिक कारण इसका ये था कि कांग्रेस जो है केंद्र पे ऑलरेडी वर्चस्व भूमिका में थी, राज्यों पर भी अगर देखें उस समय राज्यों में भी कांग्रेस का शासन था। फिर जब कांग्रेस के रूल का डिक्लाइन होता है तब जाके जो है जब रीजनल पार्टीज इमर्ज होती है तो सिचुएशन में थोड़ा चेंजेस आता है। तब भी जो है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बताता है फेडरलाइज पॉलिटी में तो रीजनल पार्टीज को और अधिक मौका मिलता है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट का जब से दौर शुरू हुआ गठबंधन की सरकारों का, तो उन्होंने केंद्र सरकार जो को है थोड़ा कमजोर किया। और तीसरा जो कारण था आपके न्यायिक कारण थे कि बहुत सारे जो विकास है या संसदीय संवैधानिक जो हमारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो अमेंडमेंट्स भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाता है जो केंद्र को मजबूत करता है। कहीं ना कहीं हमने परंपरा के साथ परिवर्तन को अपनाया है, कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज। विकेंद्रीकरण को मजबूती से लागू करने के लिए 73rd 74th संवैधानिक अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में और आपके नगर निगम नगर पालिका स्टेट लेवल पर भी जो है आपके आरक्षणों का प्रावधान किया गया। 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि उनका भी स्वशासन जो है उनका होना चाहिए। फिर स्टेट जो है वो आपका पहले जो कंट्रोलिंग रोल अडॉप्ट करती थी, ब्रिटेन में एक नियंत्रण था उनका, वो शोषण मूलक थी, वो एक्सट्रैक्टिव थी, वो उनको यहां से संसाधन लेना था। लेकिन अब जो सरकार आपको फैसिलिटेटर का रोल निभाना चाहती है, वो लोगों को और सेवाएं देना चाहती है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को महत्व दिया गया बदलते हुए समय के साथ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है ठीक है वो काम तो करता है लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के फेवर में करता है, तो कुछ जगह में जो है ओपननेस की आवश्यकता महसूस हुई। और नेहरू के बाद अगर हम देखें तो एक जो है कोशिश भी की गई उनकी लीगेसी को कंटिन्यू करने का। और नेहरू जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो अमेरिका में गए, तो जो अमेरिकन स्टैंड था वो अमेरिका का उस समय का स्टैंड क्या था कि हम जो है हेल्प तो करेंगे लेकिन सिर्फ कंज्यूमर आइटम में, जो उपभोक्तावादी साधन थे उनमें हम हेल्प करेंगे। अमेरिका हमारे जो डिफेंस को सहायता देना नहीं चाहता था, ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वो योगदान देना चाहता था। इस वजह से जो है क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा विकास आवश्यक था, हम यूएसएसआर के साथ भी क्लोज हुए। उस समय जो आपका सोवियत रूस के साथ भी हमारी नजदीकता का ये बहुत बड़ा कारण रहा। अगर हम इसी कंटिन्यूटी ऑफ चेंज को देखते हैं तो पहले हमारा जो सोशल सिस्टम था वो धीरे धीरे जो है उसमें जो है आपकी एक नई तरह की जो प्रैक्टिसेस इमर्ज हुई उसका एक इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर पड़ा, और कई जगह वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। अब जो व्यवस्थाएं आ रही है उसमें एक दूसरे के कुछ परस्पर विरोधी विचारों को ओवरलैपिंग के साथ अपनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी को स्थापित तो किया गया है लेकिन जो परंपराएं हैं कहीं ना कहीं आज भी वो सामंतवादी परंपराओं को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो रजनी कोठारी ने इसी संदर्भ में कहा है कि कंसेंसस इज वर्किंग इन इंडिया सिंस इंसेप्शन, इट कैन बी विजुअलाइज्ड इन पॉलिटिक्स, नाउ दिस कंसेंसस इज ब्रेकिंग। यहाँ एक चिंता का विषय उन्होंने बताया कि सहमति शुरू से ही सहमति के आधार पर भारतीय व्यवस्था चल रही है, लेकिन अगर हम राजनीति में देखें ये था शुरू से हमारे यहाँ सहमति के आधार पर ही हमारा सिस्टम चलता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इसमें कमी आ रही है। इसलिए हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो वर्तमान समस्याओं को समझे और उसके आधार पर विद्यमान संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि राष्ट्र के विकास में हम पूरी तरह से अपना योगदान दे सके, इस दृष्टिकोण को लाने की आवश्यकता है। बलराज मधोक ने इस विषय में आपके कंसेप्ट ऑफ इंडियनाइजेशन की बात की, भारतीयकरण की एक संकल्पना को हम विकसित कर सकते हैं कि ठीक है हमने कुछ प्रैक्टिसेस दूसरे जगह से लिया लेकिन उसको देशज घरेलू इंडिजिनस मॉडल में कैसे डेवलप करें, ये समय की मांग है। तो निरंतरता के साथ परिवर्तन ही हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। ये फ्लो चार्ट है जिसमें हमने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जो मूल आधारभूत तत्व है उसको एक जगह प्रेजेंट किया है ताकि जो इस पर्टिकुलर लेक्चर है इसके की पॉइंट्स को आपको एक जगह मिल जाए और पढ़ने में सुविधा हो। यह आपके लिए गतिविधि प्रश्न है। सर्वप्रथम आप लिखिएगा अपनी कॉपी में कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर कौन कौन सा ब्रिटिश प्रभाव पड़ा, और इस प्रश्न पर विचार मंथन करिएगा कि क्या हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अपना सकते हैं जो भारतीय प्रतिमान का एक
राम राज्य हो, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिससे आप इस विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।